अबू फजल, अब ये अकबर चल रहा था। अबू फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की और वह दीन ए इलाही धर्म के मुख्य पुरोहित था। ठीक है, अबुल फजल का बड़ा भाई का नाम क्या था? फैजी था। अबू फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की और दीन ए इलाही धर्म के मुख्य जो था वो पुरोहित था। अकबर ने भगवान दास को अमीर उल उमरा की उपाधि दिया था। अकबर जो था वो भगवान दास को क्या उपाधि दिया था? अमीर उल उमरा की उपाधि दिया था। ठीक है, यूसुफजाइयों के विद्रोह को दबाने के लिए बीरबल की क्या दौरान बीरबल क्या हो गया? हत्या हो गया था। यूसुफजाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान जो है वो बीरबल की हत्या हो जाती है। 1602 ईस्वी में सलीम के निर्देश, सलीम किसको कहते हैं? जहांगीर का नाम था सलीम। 1602 ईस्वी में सलीम के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल को रास्ते में वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार के द्वारा क्या कर दिया गया? हत्या करवा दिया गया। किसके कहने पे? सलीम जहांगीर का कहने पे। ठीक है, ये 1602 ईस्वी में सलीम के निर्देश, सलीम का किसको बोलते हैं? जहांगीर का नाम है सलीम। ठीक है, उसी के निर्देश पे दक्षिण से आगरा की ओर आ रहा था अबुल फजल। उसको रास्ते में ही एक वीर सिंह बुंदेला नामक व्यक्ति था, उसके द्वारा हत्या करवा देता है। कौन? जहांगीर। मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना करता है। ठीक है, मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी तथा शेख सुल्तान ने रामायण और महाभारत को फारसी में अनुवाद किया था। ठीक है, कौन कौन? नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी और शेख सुल्तान ने रामायण एवं महाभारत को फारसी में अनुवाद किया। वह महाभारत का नाम रज्मनामा रखा था। महाभारत का नाम क्या रखा था? रज्मनामा, जिसको युद्धों की पुस्तक कहा जाता है। ठीक है, महाभारत को जो है रज्मनामा के नाम से जो था वो फारसी में अनुवाद किया गया था ना, और इसका नाम, इसका जो बोला जाता है युद्धों की पुस्तक। पंचतंत्र को फारसी में अनुवाद कौन किया था? अबुल फजल। किस नाम से? अनवर सादात के नाम से। ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया जाता है किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा। और इसका किस नाम से अनुवाद किया जाता है? अनवर सादात के नाम से किया जाता है। ठीक है, मौलाना हुसैन फैज ने यार ए दानिश नाम से किया, और मौलाना हुसैन फैज जो था वो यार ए दानिश के नाम से किया। हाजी इब्राहिम सरहदी ने अथर्ववेद का, मुल्ला शाह मोहम्मद ने राजतरणी का, और अब्दुल रहीम खान ने तुजु के बावरी तथा फैजी ने लीलावती को फारसी में अनुवाद किया था। ठीक है, ये सब जो थे वो फारसी में अनुवाद किए थे। जो पुस्तक जो था, मतलब जो संस्कृत में या हिंदी में था, उसको फारसी में ये सब कन्वर्ट किए थे। तो कौन कौन थे? एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। पंचतंत्र को फारसी में अनुवाद किया था कौन? अबुल फजल। किस नाम से? अनवर सादात के नाम से। ठीक है, अनवर सादात का नाम से। उसके बाद मौलाना हुसैन फैज जो थे वो हुसैन फैज यार दानिश के नाम से किए थे इस पंचतंत्र को ही। ठीक है, हाजी इब्राहिम सरहिंद जो है अथर्ववेद का अनुवाद किए थे फारसी में। ठीक है, मुल्ला शाह मोहम्मद ने राजतरणी को फारसी में अनुवाद किए थे। अब्दुल रहीम खाना तुजु के बाबरी का जो है फारसी में अनुवाद किए थे, तथा फैजी ने लीलावती पुस्तक जो है वो क्या चीज का है? गणित का एक पुस्तक है। ठीक है, जो भास्कराचार्य के द्वारा लिखा गया है, फारसी में अनुवाद किया गया था। फैजी ने नल दमयंती जो है, नल दमयंती का कथा का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम क्या रखा था? सहेली रखा था। फैजी ने नल दमयंती यानी कि सूरदास द्वारा रचित पुस्तक था दमयंती। ठीक है, उसको फारसी में अनुवाद कौन करता है? फैजी के द्वारा किया जाता है। और किस नाम से? सहेली के नाम से। ठीक है, उसका नाम सहेली रखा था। भागवत पुराण का अनुवाद फारसी में किसके द्वारा किया गया? टोडरमल के द्वारा। ठीक है, भागवत पुराण का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा? टोडरमल के द्वारा, टोडरमल ने किया था। अबुल कादिर बदायूनी ने सिंहासन बतीशी का अनुवाद फारसी में किया। अबुल कादिर बदायूनी। ठीक है, अब्दुल कादिर बदायूनी ने सिंहासन बतीशी का अनुवाद जो है वो किस में किया था? फारसी में किया था। जो क्या था? तो एक जो था ज्योतिष का प्रसिद्ध ग्रंथ था तजक और तुजुक का फारसी में भी अनुवाद किया था। तजक और तुजुक को भी फारसी में अनुवाद किया था, जो ज्योतिष ग्रंथ था। जहान ए जफर नाम से मोहम्मद खां गुजराती ने किया था। ये जो देखिए तजक और तुजक जो फारसी में अनुवाद किया था, जो ज्योतिष ग्रंथ था, उसको जो था अनुवाद कर किया था जहान ए जफर के नाम से मोहम्मद खां गुजराती, तजक और तुजुक को। ठीक है, निजामुद्दीन पानीपत में रामायण के परिशिष्ट के रूप में योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद किया था। ठीक है, निजामुद्दीन पानीपत में रामायण के परिशिष्ट के रूप में योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद किया। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का क्या कहा जाता है?
स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है, अकबर के काल में हिंदी को स्वर्णकाल कहा जाता है, हिंदी का स्वर्णकाल कहा जाता है, हिंदी साहित्य का। ठीक है, और तमिल साहित्य का कृष्णदेवराय। ठीक है, तमिल साहित्य कृष्णदेवराय। अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय तथा नरहरि को किससे को उपाधि दिया? महापात्र को उपाधि दिया था। ठीक है, अकबर ने बीरबल को क्या को उपाधि दिया था? कवि प्रिय का। अकबर ने बीरबल को जो है वो कवि प्रिय को उपाधि दिया था और नरहरि को महापात्र को उपाधि दिया था। ठीक है, बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है वो अकबर जो है वो कब करता है? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में जो है वो बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाता है। ठीक है, 4 बाग बनाने की परंपरा का शुरुआत कौन करता है? अकबर। लेकिन ये परंपरा स्टार्ट कौन करता है? इसके बारे में जिक्र करता है बाबर। ठीक है, 4 बाग परंपरा की शुरुआत करता है बाबर, लेकिन बनाने की परंपरा जो है वो अकबर के द्वारा शुरू किया जाता है। अकबर ने श्री कलम की उपाधि किसको देता है? अबू शमद। इम्पोर्टेंट है सर। अकबर ने श्री कलम की उपाधि किसको देता है? अबू शमद को। और जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। ठीक है, अकबर ने श्री कलम की उपाधि किसको देता है? अबू शमद को। और जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया था। मुगलों का राष्ट्रीय भाषा क्या था? फारसी। ठीक है, मुगलों की राष्ट्रीय भाषा फारसी था। अकबर जो था वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? नगाड़ा या नकाड़ा। नगाड़ा पहले बोला जाता था, जो अभी तो नगाड़ा बोलते। ठीक है, ये अकबर के द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र था। मुगल मुद्रा व्यवस्था की सुव्यवस्थित रूप प्रदान करने का श्रेय किसको जाता है? अकबर को जाता है। ठीक है, मुगल मुद्रा व्यवस्था की सुव्यवस्थित रूप प्रदान करने का श्रेय किसको जाता है? अकबर को प्राप्त था। ठीक है, उसके एक सिक्के पर कलमे की जगह क्या लिखवाया था? अल्लाह अल्लाहू अकबर। ठीक है, जल्ले जलाहू तथा दूसरी और टकसाल का नाम अंकित था। एक जगह पे क्या था? अल्लाहू अकबर था और जल्ले जलाहू तथा दूसरी और टकसाल का नाम अंकित था। उसके चांदी के एक अन्य सिक्के का एक भाग जो था, भाग पर धनुधारी राम और राम के पीछे सीता का प्रतिमा अंकित था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है कि सीता और राम की जो है वो सिक्का कौन चलाया था? अकबर के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, जिसका राम सिम शब्द जो है वो अंकित है। ठीक है, इस पर ठीक है, धनुधारी राम और राम के पीछे सीता का प्रतिमा अंकित था। ठीक है, सिक्का पे। और ऊपर में जो है वो राम सिम शब्द अंकित था, मतलब वो सिक्का पे राम सिम, राम मतलब राम का और सिम मतलब सीता का। ठीक है, दोनों नाम के मिक्स करके एक नाम अंकित करा हुआ रहता था ऊपर में। ठीक है, जैसे अभी रहता है ना भारत इंडिया लिखा हुआ रहता है, उस टाइम लिखा हुआ था। अकबर ने असुरगढ़ के विजय की स्मृति में अपने सिक्के पर जो है वो किसकी अंकित करवाया था? बाज की आकृति का अंकित करवाया था। ठीक है, बाज की आकृति का अंकित करवाया था। अकबर ने कौन सा विजय के बाद? असीरगढ़ की विजय की स्मृति में। हाँ, असीरगढ़ के। अकबर ने असीरगढ़ के विजय की स्मृति में अपने सिक्कों पर जो है बाज की आकृति जो था वो अंकित करवाया था। कल रहेगा जहांगीर। हाँ, जहांगीर खत्म ही हो गया। बंगाल में क्रांतिकारी का पहला प्रमुख संगठन जो था कौन था? वरेंद्र कुमार घोष। अनुशीलन समिति था। देखिए, बंगाल में क्रांतिकारियों का पहला प्रमुख संगठन कौन था? अनुशीलन समिति था, जिसका स्थापना कब होता है? 24 मार्च 1903 को। ठीक है, अनुशीलन समिति की स्थापना कब होता है? 24 मार्च 1903 को होता है। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे? प्रथमनाथ मित्र थे। ठीक है, प्रथम मित्र थे। इसका मुख्यालय कहाँ था? कलकत्ता था। ठीक है, इसके प्रथम कार्यकारी 5 सदस्य थे। तो 5 सदस्य का नाम पता है? निवेदिता। ठीक है, ये सब जो था 5 सदस्य थे। ठीक है, किसका? अनुशीलन समिति का। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अनुशीलन समिति की स्थापना कब होता है? 1903 में होता है। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ था? कोलकाता में। संस्थापक कौन थे? प्रथमनाथ मित्र। इसमें 5 सदस्य थे। कौन कौन? चित्तरंजन दास, प्रथमनाथ, अर्जुन घोष, निवेदिता, सुरेंद्रनाथ। ठीक है, अनुशीलन समिति का पहला सम्मेलन कोलकाता में कब होता है? 1906 में। ठीक है, अनुशीलन समिति का पहला सम्मेलन कोलकाता में कब होता है? 1906 में होता है। अनुशीलन समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? खून का बदला खून।
खून का बदला खून था, ठीक है। अनुशीलन समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? खून का बदला खून, ठीक है। आगे चलकर वीरेंद्र घोष, अविनाश भट्टाचार्य और भूपेंद्र नाथ दत्त का गुट अनुशीलन समिति का प्रभावी हो गया था। देखिए ये जो थे तीन लोग जो थे, इनके द्वारा एक पुस्तक प्रकाशित किया गया था। उनका नाम क्या था? वीरेंद्र घोष और अविनाश भट्टाचार्य और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा जो था ये अनुशीलन समिति प्रभावी हो गया था। लेकिन इसके द्वारा जो था एक 1905 में एक बुक लिखा जाता है, उसका नाम क्या है? भवानी मंदिर नामक अपनी पहली पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें कहा गया था कि क्रांतिकारी राजनीतिक सन्यासी का जीवन तब तक बिताएंगे जब तक स्वाधीनता न प्राप्त न हो। अविनाश चंद्र भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित पुस्तक क्या नाम क्या था? दूसरी पुस्तक था ये। अविनाश भट्टाचार्य द्वारा जो प्रकाशित था उनकी दूसरी पुस्तक थी कौन? वर्तमान रणनीति था, ठीक है। वर्तमान रणनीति, ठीक है। ये प्रकाशित कब हुआ था? 1907 में हुआ था, ठीक है। पहला हुआ था 1905 में। पहला 1905 में हुआ था। 5 में 5 में 5 में हुआ था। 5 में हुआ था, दूसरा 1907 में हुआ, ठीक है। सम्मेलन जिसमें क्या कहते हैं भारत स्वतंत्रता के लिए प्राप्ति फौजी शिक्षा और युद्ध आवश्यक है, उस पुस्तक में कहा गया था। इसके लिए छापामार युद्ध अपनाने के लिए कहा गया था। तो छापामार युद्ध जो था वो बिहार से कौन थे? उनके भाई अमर सिंह छापामार युद्ध, ठीक है। और वीर कुंवर सिंह तो 1857 की क्रांति में थे, ठीक है, नेता थे जगदीशपुर से। छापामार युद्ध में तो उनके जो भाई थे अमर सिंह। अनुशीलन समिति जो थे को पेरिस भेजा गया था, किसके द्वारा? हेमचंद्र दास कानूनगो को पेरिस भेजा गया था अनुशीलन समिति में। अनुशीलन समिति जो था वो एक मतलब कि इनको भेजा था पेरिस, हेमचंद्र दास कानूनगो को, जिसने रूस क्रांति कब हुआ था? 1917 में, फ्रांस 89 में, ठीक है। और चीन 1911। निकोलस पांस देखिए यहाँ पे जो थे ये गए थे किस लिए? इनको भेजा गया था कि रूसी क्रांतिकारी निकोलस पांस से बम बनाने के लिए सीखने के लिए भेजा गया था इनको, ठीक है। किसके द्वारा? अनुशीलन समिति के द्वारा। किसको भेजा गया था? हेमचंद्र दास कानूनगो को भेजा गया था। कहाँ? पेरिस भेजा गया था। किस लिए? बम बनाने के लिए सीखने। बम जो है बनाने के लिए जो सीखने के लिए गया था। बम कैसे बनाया जाता है इसके लिए। वीरेंद्र घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त और अश्विनी चंद्र भट्टाचार्य ने युगांतर नामक साहित्य का साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन कब किया? 1906 में, ठीक है। वीरेंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त, अश्विनी नाथ चंद्र भट्टाचार्य ने युगांतर नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशित कब किया? 1906 में। युगांतर के प्रथम संपादक कौन थे? कब? 1907 में। युगांतर के प्रथम संपादक जो थे वो कौन थे? भूपेंद्र नाथ दत्त को कब? 1907 ईस्वी में। 1 वर्ष की कड़ी सजा 1907 में जो था 1907 ईस्वी में 1 वर्ष की कड़ी सजा दी गई। 1908 में यह पत्र बंद करना पड़ा था। कौन सा? युगांतर। देखो 1906 में जो प्रकाशित हुआ था 1907 में इनको जो है 1 वर्ष का सजा हो जाता है। और उसके बाद जो क्या होता है 8 में क्या हो जाता है, ये पत्रिका बंद कर दिया जाता है, युगांतर पत्रिका, ठीक है। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है? ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है? पी मित्रा और पुलिन दास ने। कब? 1904 में ढाका में की थी। ढाका में इसके लंबी शाखाएं कितना था? 500, ठीक है। इसमें ढाका अनुशीलन समिति की शाखा कितना था? 500 था, ठीक है। अनुशीलन समिति को गैर कानूनी घोषित कब कर दिया गया? 1908 में, ठीक है। अनुशीलन समिति को गैर कानूनी कब घोषित कर दिया गया? 1908 में। मुजफ्फरपुर के जज किंगफिश की हत्या के प्रयत्न किसके द्वारा किया जाता है? प्रफुल्ल चाकी और खुदराम बोस के द्वारा, ठीक है। प्रफुल्ल चाकी और खुदराम बोस के द्वारा कब? 1908 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न यानी कि प्रयास किया गया था किसके द्वारा? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के द्वारा। कब? 19 अप्रैल 1908। ठीक है, 1908 में। लेकिन गलती से ये बम जो है वो किसके गाड़ी पे गिरा? कैनेडी पे गाड़ी पे गिरा दिया था, जिससे कितने जो 2 महिला की मृत्यु हो गई थी। और चाकी ने क्या कर लिया था? प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी। और खुदीराम बोस को जो है क्या हुआ था? 18 वर्ष की सजा। 18 वर्ष के बाद फांसी हो गया था 18 वर्ष की अवस्था में। 11 अगस्त 1908 को सबसे कम उम्र की फांसी की सजा पाने वाले यही है खुदीराम बोस। खुदीराम बोस। कितने वर्ष में? 18 वर्ष। 18 वर्ष में। कब? 1908 में। किस लिए? मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर किंग्सफोर्ड जज थे, उनके पास बम फेंकने के लिए, लेकिन गलती से बम किस पे जाता है? कैनेडी के गाड़ी पे जाता है, जिससे कितने महिलाओं की मौत हो जाती है? 2 महिलाओं की मौत हो जाती है। और उन्हीं के कारण क्या हो जाता है कि प्रफुल्ल चाकी क्या कर लेते हैं? प्रफुल्ल चाकी क्या कर लेते हैं? हाँ, वो कुछ था। तो जॉन कैनेडी था और ये हत्या कर लेता है। प्रफुल्ल चाकी आत्महत्या कर लेते हैं। और खुदीराम बोस में क्या हो जाता है? फांसी हो जाता है। कितने वर्ष? 18 वर्ष। 18 वर्ष की अवस्था में। 18 वर्ष की अवस्था में हो जाता है। खुदीराम बोस बंगाल की क्रांतिकारियों को युगांतर दल के सक्रिय सदस्य थे। ठीक है, खुदीराम बोस जो थे वो कहाँ के सदस्य थे? तो बंगाल के क्रांतिकारी युगांतर के जो थे सदस्य थे, सक्रिय सदस्य थे। युगांतर दल के नेता कौन थे? बारिंद्र कुमार घोष थे। ठीक है, युगांतर दल के नेता कौन थे? बारिंद्र कुमार घोष थे। ठीक है। अलीपुर षड्यंत्र केस कब हुआ था? 1908 में। अलीपुर षड्यंत्र केस 1908 में कलकत्ता के अलीपुर अदालत में 31 व्यक्तियों को अवैध शस्त्र रखने के कारण पेश किया गया था। और इन व्यक्तियों को अवैध शस्त्र रखने के कारण गिरफ्तार किया गया था। अलीपुर षड्यंत्र का कारण क्या था? 31 व्यक्तियों के जो है अवैध शस्त्र रखने के कारण इनको ये जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया था। इनको जो है पेश किया गया था। ठीक है, कब? 1908 में। 1908 में 30 आदमियों को सेशन जज ने सुपुर्द किया गया। और 7 सितंबर 1908 को क्या कर दिया गया? कितने आदमियों को मुकदमा पे चलाया गया था? 7 और आदमियों को। 30 तो पहले चलाया गया था और 7 और आदमियों को मुकदमा में शामिल कर लिया गया था। यही मुकदमा को किस नाम से जाना जाता है? यही मुकदमा को अलीपुर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। इस केस के सरकारी गवाह कौन थे? नरेंद्र नाथ गोसाई थे। ठीक है, इस केस के सरकारी गवाह कौन थे? नरेंद्र नाथ गोसाई को जाता है। ठीक है, अलीपुर षड्यंत्र जो था वो कब हुआ था? 1908 में होता है। ठीक है, ये कारण क्या था? 31 व्यक्तियों के द्वारा जो था वो अवैध जो था शस्त्र रखने के कारण इनको जो था वो गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इसके बाद इनके पास मुकदमा चला जाता है। और फिर जो है कितने व्यक्ति को? 7 और व्यक्तियों को जो है इसमें मतलब इस मुकदमे में शामिल कर लिया जाता है। और उनको भी जो है उनको भी मुकदमा चलाया जाता है। और इसको किस नाम से जाना गया था? अलीपुर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। और इसमें प्रसिद्ध जो थे वो सरकारी गवाह कौन थे? नरेंद्र नाथ गोसाई थे। कल से रहेगा अलीपुर जेल में 17। अच्छा, बॉक्स देख लेते हैं। खुदीराम बोस के बारे में दिया गया है। ठीक है, जन्म कब हुआ था उनका? 1889 में। ठीक है, खुदीराम बोस का जन्म कब हुआ था? 1889 में जन्म होता है। कहाँ पे कहाँ जन्म होता है? हबीबपुर। कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ये पड़ता है मिदनापुर पश्चिम बंगाल में। पकड़ने वाली पुलिस जो थे वो कौन थे? श्री प्रसाद मिश्र। फतेह सिंह और श्री प्रसाद मिश्र थे, उनके द्वारा पकड़े गए थे। ये खुदीराम बोस के मुकदमे में जज जो थे वो कौन थे? कर्णडप थे। खुदीराम बोस का मुकदमा चल रहा था, उसमें जज कौन था? कर्णडप था। सरकारी वकील कौन थे? मानव का विरोध मजबूदार थे। ठीक है, खुदीराम बोस की ओर से वकील कौन था? कालिदास बोस था। ठीक है, खुदीराम बोस की ओर से वकील कौन था? कालिदास बोस था। फांसी की तारीख कब कितना तारीख है? 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दिया गया था इनको। और ये जो है बम कब फेंकते हैं? 30 अप्रैल 1908 को। 11 अगस्त 1908 को इनको फांसी हो जाता है। ठीक है, और एक हाथ में गीता लेकर खुदीराम बोस ने फांसी के तख्ते पे जाकर खड़े हो गए थे। ये इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये जो है एक हाथ में गीता को जो लेकर के और जो है फांसी के तख्ते पे क्या हो गए थे? खड़े हो गए।
जज जब फांसी शुरू उत्तरी अमेरिका था, भूगोल में निकाल लिया। देखिए उत्तरी अमेरिका विश्व का कितना बड़ा, कितना केवा बड़ा द्वीप है? तीसरा बड़ा और महाद्वीप। पहला, पहला एशिया, दूसरा, अफ्रीका, तीसरा, उत्तरी अमेरिका। चौथा, दक्षिण एशिया, पांचवा, पांचवा अंटार्कटिका, पांचवा यूरोप ना? यूरोप उसके बाद अंटार्कटिका। फिर फिर ऑस्ट्रेलिया। फिर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, टोटल कितना है? 7 गो। 8 था, लेकिन जीलैंडिया उड़ क्या हो गया, डूब गया। उत्तरी अमेरिका जो था विश्व का डूबा थोड़े, उसको खोज ही नहीं, खोज हुआ था, कभी उसका डूब गया, डूब गया। जलस्तर बढ़ने से जीलैंडिया। देखिए उत्तरी अमेरिका विश्व का कितना बड़ा महाद्वीप है? तीसरा तीसरा। क्षेत्रफल कितना है उसका? 24-25 वर्ग किलोमीटर। 2 करोड़ 42 लाख 2 करोड़ 42 लाख 55 हजार वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 24-25 उत्तरी अमेरिका और मध्य अमेरिका और कैरिबियन सागर क्षेत्र के कुल देश कितने हैं इसमें? 29 29 देश। उत्तरी अमेरिका में टोटल 29 देश है। इसका उत्तरी अमेरिका का खोज था, उत्तरी अमेरिका खोज कब हुआ था? 1442 किसके द्वारा? कोलंबस। कोलंबस के द्वारा। किसके द्वारा? कोलंबस के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? नई दुनिया कहा गया। इसे नई दुनिया कहा जाता है। किसको? उत्तरी अमेरिका को। ठीक है, 1492 में खोज किया था कौन? कोलंबस। कोलंबस खोज किया था। ठीक है, 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा इस महादेश के मध्य से गुजरता है। उत्तरी अमेरिका का नाम जो है वो किसके नाम पे रखा गया है? अमेरिका का नाम अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पे, साहसी यात्री के नाम पे रखा गया था। उसी के नाम पे अमेरिका नाम पड़ा है। पनामा नहर जो है उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका को क्या करता है? जोड़ता है। पनामा नहर जो है तो किससे जोड़ता है? उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को कौन जोड़ता है? पनामा नहर जोड़ता है। ठीक है, जिसमें आंध्र तथा प्रशांत महासागर के बीच जहाजों का यातायात सुगम बनाता है। किसके बीच में? आंध्र तथा प्रशांत महासागर, आंध्र महासागर और प्रशांत महासागर के बीच जहाजों को यातायात का सुगम बनाता है। उत्तर अमेरिका में मूल निवासी को क्या कहते हैं? रेड इंडियन और एस्किमो और इन्यूट आते हैं। ठीक है, उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी जो है वो कौन कौन आते हैं? रेड इंडियन, एस्किमो और इन्यूट आते हैं। ठीक है, एस्किमो का घर किसका बना होता है? बर्फ का बना होता है। बर्फ का। ठीक है, एस्किमो का घर किससे बना होता है? बर्फ का। जिससे क्या कहा इग्लू जाता कहते है? हैं। जिससे इग्लू कहा जाता है। ठीक है, इग्लू कैफे जो है इंडिया में खोला गया कहाँ पे? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में। ठीक है, सबसे बड़ा खोला गया है जम्मू कश्मीर। ठीक है, वे जो है वो कैसा कुत्ते पालते हैं? रेंडियर कुत्ते का उपयोग करते हैं किसके लिए? स्लेज गाड़ी को खींचने के लिए। बर्फ पे चलता है गाड़ी, उसको कहते हैं स्लेज गाड़ी। उसको खींचने के लिए किसका उपयोग करते हैं? रेंडियर कुत्ते का उपयोग करते हैं। ठीक है, नाव जो है वो किससे बनाते हैं? सील मछली के खाल और हड्डी से। ठीक है, जो उस बर्फीले क्षेत्र में जो रहते हैं, इग्लू क्षेत्र में जो इग्लू जो रहते हैं वो सब जो है नाव किसी के बनाते हैं? सील मछली के खाल और हड्डी से नाव बनाते हैं। जिससे क्या कहा जाता है? जिससे कयाक कहा जाता है। ठीक है, उनका हथियार क्या कहलाता है? हार्पून। ठीक है, उनका हथियार क्या कहलाता है? हार्पून कहलाता है। उत्तरी अमेरिका का उच्चतम पर्वत शिखर का नाम क्या है? माउंट मैकिले। उत्तरी अमेरिका का उच्चतम पर्वत चोटी का नाम क्या है? माउंट मैकिले। उसका ऊंचाई कितना मीटर है? 6194। 6194 ठीक है मीटर में। कहाँ है? अलास्का अलास्का में स्थित है। ठीक है, यह जो है क्या है? एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, यह एक ऐसा है सक्रिय ज्वालामुखी है। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पे कौन सा लैंड और दक्षिणी तटीय भाग में ग्रैंड बैंक। भाग को क्या कहते हैं? दक्षिणी तटीय भाग को ग्रैंड बैंक कहते हैं। देखिए उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट को क्या कहते हैं? न्यूफाउंडलैंड कहते हैं। और दक्षिण पश्चिमी तटीय भाग को क्या कहते हैं? ग्रैंड बैंक कहते हैं। यहाँ जो है किसका प्रमुख केंद्र है? मछली उत्पादन का, यानी कि बहुत बड़ा क्षेत्र है यहाँ पे मछली का। यहाँ पे उत्पादन किया जाता है। कहाँ पे? ग्रैंड बैंक जो है ना वहीं पे। ठीक है, बहुत बड़ा मत्स्य पालन जगह केंद्र वहाँ पे। कनाडा के तटीय रेखा की लंबाई जो है वो विश्व में कितना है? सबसे ज्यादा है। अगर तटीय में पूछेगा तो सबसे ज्यादा तटीय रेखा की लंबाई किसका है? कनाडा का है। ठीक है,
6100 नहीं है, 20 20 80 है 2,02,080 20 20 80 किलोमीटर। देखिए इसका लंबाई दिया हुआ है 2,02,080 2 लाख। किलोमीटर, 2,02,080 2,02,080, ठीक है किलोमीटर। पूर्व में अटलांटिक महासागर तथा पश्चिम में कौन है? प्रशांत महासागर है, ठीक है। पूर्व में क्या है? अटलांटिक महासागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर के साथ उत्तर में आर्कटिक महासागर तट रेखा किसका? उत्तरी अमेरिका कनाडा का। कनाडा का पढ़ रहे हो तो कनाडा के ना पढ़ रहे हो? उत्तरी अमेरिका के तो वही होती है। कनाडा की लंबाई पूर्व में अटलांटिक महासागर, पश्चिम में अमेरिका का है। कनाडा के तट का लंबाई कितना है? हाँ अमेरिका का, उत्तरी अमेरिका का तट रेखा। अच्छा तट रेखा की लंबाई के मामले में दूसरे स्थान पे कौन है? नॉर्वे। कितना लंबाई है? 58,133 किलोमीटर है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट को क्या कहा जाता है? मैक्सिको की खाड़ी संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर चलने वाले चक्रवात हरिकेन टर्नेडो, ये सब इम्पोर्टेंट होते हैं, चक्रवात से क्वेश्चन पूछते रहता है। देखिए उत्तरी अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पे चलने वाला चक्रवात है, उसका दो चक्रवात है, उसका नाम बताइए। हरिकेन और टोर्नेडो है, कहलाते हैं। ठीक, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? प्रेयरी, ठीक है। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान प्रेयरी कहलाते हैं। यूएसए का जो है वो कार उद्योग के लिए प्रमुख केंद्र कौन है? डेट्रॉयट है, ठीक है। यूएसए का कार उद्योग प्रमुख केंद्र डेट्रॉयट है, ठीक है। और विश्व का सबसे बड़ा सिंथेटिक रबड़ एक्रोन, ठीक है, रबड़ जो एक्रोन है, जिससे टायर बनाने का केंद्र है। टायर बनाने का केंद्र है, ठीक है। कनाडा का मॉन्ट्रियल जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? कागज के कागज उद्योग के लिए। यहाँ पे एक जो है प्रोटोकॉल, यहाँ पे सम्मेलन भी हुआ था, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। हाँ कब होता है? 1687 है, देख लियो तो 87 कंफर्म 16 सितंबर क्या चीज बोला? अजय ओजोन पर आप पढ़े हैं ना? स्टार्ट करिए। कनाडा का जो है मॉन्ट्रियल किसके लिए प्रसिद्ध था? कागज के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कनाडा का विश्व में सर्वाधिक कागज उत्पादन करने वाला देश है। और भारत में कहाँ है? चीन, केरल में मध्य प्रदेश। 60 लॉन्च करने वाला पागल आज वही है। मतलब अच्छा 60 लॉन्च कर दिया। 6 जिला देखिए कनाडा, ये कनाडा था। उत्तरी अमेरिका में कनाडा अभी 5G लॉन्च हुआ नहीं, 6G लॉन्च कर दिया। लॉन्च कर दिया बोलो। कहाँ ने लॉन्च हुआ है? आपने ले रहे हैं कि मतलब तो मैं बिरंदा जी ऑनलाइन कर पुराना हो गया। हम लोग तो चलिए देखिए यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पाद है। उत्तरी अमेरिका में कनाडा यूरेनियम का क्या है? सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक भी है। विश्व का दूसरे नंबर पे कौन आता है? इसका दूसरा स्थान है। पहले स्थान पे कौन था? कजाकिस्तान। यूरेनियम उत्पादन में प्रथम स्थान पे कौन है? दूसरे स्थान पे उत्तरी अमेरिका है, ठीक है। संसार का शीशे और जस्ते का सबसे बड़ा भंडार कोलंबिया, ब्रिटिश कोलंबिया। ब्रिटिश कोलंबिया कहाँ है? कनाडा में। संसार का शीशे और जस्ते का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा में। जगह का नाम ब्रिटिश कोलंबिया। यहाँ कौन से खान प्रसिद्ध है? सुलेमान खान जो विश्व प्रसिद्ध है सबसे बड़ा शीशा और जस्ता के लिए। निर्माण प्रक्रिया में जस्ता और शीशा का संबंध जो है रूप मिलते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? जुड़वा खनिज कहा जाता है, ठीक है। शीशा और जस्ता जो है वो एक साथ मिलते हैं, इसलिए क्या कहा जाता है? जुड़वा खनिज कहा जाता है। जुड़वा खनिज कहा जाता है। यूएस से विश्व का सर्वाधिक क्या चीज उत्पादन प्रथम है? मक्का में, ठीक है। मक्का में प्रथम स्थान पे कौन है? यूएसए। भारत में राजस्थान, ठीक है। भारत में राजस्थान। विश्व में दूसरा सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन करने वाला देश कौन है? अमेरिका, ठीक है। प्रथम पे पहले था, प्रथम पे था ये।
विश्व में दूसरा सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। ये पहले दूसरा पे था, दूसरे पहले आनंद जी प्रथम कर पे था। पुआ ने तमेर काय तो तक कस कर क्यूबा द्वीप को गन्ने का प्रमुख उत्पादक होने का कारण क्या है? क्यूबा द्वीप के गन्ने का प्रमुख उत्पादक होने का कारण क्या कहा जाता है उसको? कटोरा। चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा को। और भारत का चीनी का कटोरा? विभिन्न देशों के संसद, देखिए बोलिएगा आंसर। भारत के संसद का नाम क्या है? संसद। रूस का ड्यूमा। स्पेन का कार्टेस। ठीक है, कॉर्टेस है स्पेन का। ब्रिटेन का संसद का नाम पार्लियामेंट। जर्मनी का बुडापेस्ट। बुडापेस्ट। मंगोलिया का उरल। ठीक है, मंगोलिया क्या था? उरल। ईरान का मजलिस। ताइवान ईवान। ईवान, ताइवान की राजधानी ताइपे। ठीक है, ताइवान का जो संसद का नाम क्या है? युआन। युवान है। इजराइल का संसद का नाम नेसेट। नेसेट। जापान का डायट। डायट। मालदीव का मजलिस। मजलिस। स्वीडन का रिक्सडाग। रिक्सडाग। नॉर्वे का अस्टोरिक। स्टार्टिंग है। ठीक है, भूटान का योंगडू। ठीक है, दशोंगडू। पोलैंड का सोजिम। सोजिम है। फिर से बोलिएगा। भारत का संसद। रूस का ड्यूमा। स्पेन का कॉर्टेस। कॉर्टेस संसद का नाम है। ठीक है, ब्रिटेन का पार्लियामेंट। जर्मनी का बुडापेस्ट। जर्मनी का बुडापेस्ट। जर्मनी का क्या है? बुडापेस्ट। मंगोलिया उरल। ठीक है, मंगोलिया का उरल। ईरान का मजलिस। ईरान का मजलिस। ताइवान युआन। ताइवान का युआन। ठीक है, इजराइल का नेसेट। इजराइल का नेसेट। जापान का डायट। मालदीव का मजलिस। मालदीव मजलिस। स्वीडन का रिक्सडाग। स्वीडन का अस्टोरिक। रिक्सडाग। ठीक है, नॉर्वे का ठीक है, नॉर्वे का कहाँ है? स्टार्टिंग। ठीक है, भूटान का तसोंगडू। पोलैंड का सोजिम। चलिए आगे बताइएगा। पाकिस्तान का कहाँ है? नेशनल असेंबली। पाकिस्तान का नेशनल असेंबली। नेपाल का राज्य पंचायत। राष्ट्रीय पंचायत। नेपाल का राज्य पंचायत। मिस्र का पीपल असेंबली। ठीक है, मिस्र का पीपल असेंबली। चीन का नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। पीपल कांग्रेस। ठीक है, चीन का नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। फ्रांस का नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली। फ्रांस का नेशनल असेंबली। बांग्लादेश जातीय संसद। बांग्लादेश का जातीय संसद। आयरलैंड डेल आइलैंड। आयरलैंड का डेल आइलैंड। मलेशिया का दीवान निगारा। दीवान निगारा। मलेशिया का दीवान निगारा। दीवान निगारा। अफगानिस्तान का शोरा। स्विट्जरलैंड फेडरल असेंबली। स्विट्जरलैंड फेडरल असेंबली। फेडरल असेंबली। तुर्की का ग्रैंड नेशनल असेंबली। असेंबली। ग्रैंड नेशनल असेंबली। तुर्की का ग्रैंड नेशनल असेंबली। ऑस्ट्रेलिया का पार्लियामेंट। पार्लियामेंट। ऑस्ट्रेलिया का पार्लियामेंट। पार्लियामेंट। यूएसए का कांग्रेस। कांग्रेस। डेनमार्क का फॉल्केटिंग। फॉल्केटिंग। डेनमार्क का फॉल्केटिंग। फॉल्केटिंग। कनाडा का पार्लियामेंट। पार्लियामेंट। फिर से एक बार सुनिएगा। पाकिस्तान का पाकिस्तान नेशनल नेशनल असेंबली। असेंबली। पाकिस्तान का नेशनल असेंबली। नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत। मिस्र का पीपुल्स असेंबली। पीपल्स असेंबली। चीन का नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। नेशनल पीपल कांग्रेस। चीन का क्या था? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। फ्रांस का नेशनल नेशनल असेंबली। असेंबली। नेशनल असेंबली। फ्रांस का नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली। बांग्लादेश का जातीय संसद। आयरलैंड का डेल आयरलैंड। आयरलैंड। आयरलैंड का डेल आइलैंड। मलेशिया का दीवाना। दीवान निगारा। मलेशिया का दीवान निगारा। दीवान निगारा। अफगानिस्तान का शोरा। स्विट्जरलैंड का फेडरल फेडरल असेंबली। असेंबली। ठीक है, स्विट्जरलैंड का फेडरल असेंबली। फेडरल असेंबली। ठीक है, तुर्की का ग्रैंड नेशनल असेंबली। ग्रैंड नेशनल असेंबली। ऑस्ट्रेलिया का पार्लियामेंट। पार्लियामेंट। यूएसए का कांग्रेस। कांग्रेस। डेनमार्क का फॉल्केटिंग। फॉल्केटिंग। डेनमार्क का पार्लियामेंट। डेनमार्क का फॉल्केटिंग। डेनमार्क का फॉल्केटिंग है। ठीक है, कनाडा का पार्लियामेंट। कल रहेगा संयुक्त राष्ट्र संघ से